ये कहानी भरतपुर गांव में रहने वाली लड़की सेजल की है। वो स्वभाव की बहुत ही भली थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी। इतना ही नहीं, सेजल को पेड़ पौधे और पक्षियों से भी बहुत लगाव था। मगर उसकी सौतेली माँ कामिनी दिल की बहुत कठोर और घमंडी थी। वो सेजल को हरदम मारती और डांटती रहती। इतना ही नहीं, उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। लेकिन कामिनी अपनी बेटी राखी को बिल्कुल रानी की तरह रखती थी। सेजल के पिता मोहन लाल शहर में काम करते थे और अपने परिवार से मिलने साल में 1-2 बार ही आते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कामिनी और उसकी बेटी राखी बेचारी सेजल पर जुल्म करती थी। ऐसे ही एक दिन, तुझे कितनी बार कहा है समय पर घर का सारा काम हो जाना चाहिए, अभी तक तूने झूठे बर्तन नहीं धोए। माँ, मैं बर्तन थोड़ी देर बाद धो लूंगी। मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, कुछ देर पढ़ लेती हूँ। पढ़ लिख कर तू कुछ नहीं करने वाली। बेकार में पढ़ने में समय बर्बाद मत कर। चल जाकर झूठे बर्तन साफ कर। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है तेरी खाल उधेड़नी ही पड़ेगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। सेजल फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ बर्तन धोने रसोई में चली गई। वहीं कामिनी और राखी मजे से टीवी देखने लगी। एक दिन कामिनी के घर पार्सल आया। उस पार्सल में मोहन लाल ने अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भिजवाए थे। ये देख बिटिया, तेरे पापा ने तेरे लिए कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से। इनको पहनकर तू एकदम राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, ये सब तेरे लिए ही भिजवाया है। जाकर अपनी अलमारी में रख ले, कहीं उस कलमुही की नजर ना लग जाए। हाँ। तभी वहाँ सेजल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी नए कपड़े नहीं हैं। जो है वो कई जगह से फट गए हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने नए कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। हाँ, जो राखी के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन लेना। सुना तूने? तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी, तू इसी लायक है। सेजल वहाँ से उदास होकर चली गई। एक दिन सेजल अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे भीड़ दिखाई दी। उन्होंने देखा एक घुड़सवार सैनिक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो सुनो, महारानी सुभद्रा ने महल में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे प्यारे राजकुमार कार्तिक का कल जन्मदिन है। महारानी ने गांव में रहने वाले सभी लोगों को आने का न्योता दिया है। इतना कहकर घुड़सवार सैनिक वहाँ से चला गया। ये सुन सेजल की सहेलियाँ खुश होते हुए बोली, महल में पार्टी? अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं तो जरूर जाऊंगी और राजकुमार कार्तिक से दोस्ती भी कर लूंगी। पार्टी में तो मैं भी जाऊंगी, पर काजल, तुम क्या पहनकर जाओगी? मैं तो सुंदर सा गाउन पहनूंगी। मेरे पास भी एक सुनहरा गाउन है, मैं तो वही पहनूंगी। और तुम क्या पहनोगी सेजल? मैं तो भूल गई। तुम्हारे पास तो एक भी नया कपड़ा नहीं है। तुम्हारी स्कूल की ड्रेस भी कितनी फटी हुई है। पार्टी में इस हाल में जाएगी तो सभी इसे भगा देंगे। ये कहते हुए सभी सेजल का मजाक उड़ाने लगी। सेजल दुखी होकर वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर वो अपनी सौतेली माँ कामिनी से बोली, माँ, मुझे भी जन्मदिन पार्टी में जाना है, पर मेरे पास एक भी गाउन नहीं है। राखी के पास कितने सारे गाउन हैं, उनमें से एक मुझे दे दो ना। किसकी जन्मदिन की पार्टी में तू जा रही है? जरा हमें भी तो पता चले। माँ, कल महल में राजकुमार कार्तिक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महारानी ने हम सबको बुलाया है। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। माँ, देखो तो फटीचर को, ये अपनी गंदी शक्ल लेकर पार्टी में जाएगी। हाँ? सुन लड़की, पार्टी में सिर्फ मेरी बेटी ही जाएगी, तू नहीं, समझी? चल जा यहाँ से। हाँ? उस रात सेजल बहुत उदास रही। फिर अगली सुबह जंगल के रास्ते स्कूल जा रही थी। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ओह, ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी। मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। मेरे कपड़े तो सारे भीग जाएंगे। फिर तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर गई। पेड़ को देखते ही सेजल बोली, ऐसा करती हूँ, केले का एक पत्ता तोड़ लेती हूँ, बारिश से बचने में काम आएगा। ऐसा सोचकर सेजल ने केले का पत्ता तोड़ा और अपने सर पर ओढ़कर पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे एक जादूगरनी दिखाई दी, जो हाथों में एक पिंजरा लेकर जा रही थी। उस पिंजरे में एक सुनहरी चिड़िया थी। वो चिड़िया मदद के लिए पुकार रही थी, कोई मेरी मदद करो।
दुष्ट जादूगरनी से बचा लो। तेरी यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है। चुप हो जा वरना मारी जाएगी। ये देख सेजल मन ही मन बोली, लगता है ये बोलने वाली चिड़िया मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सेजल जादूगरनी का पीछा करने लगी। चलते चलते जादूगरनी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी मौके का फायदा उठाकर सेजल पिंजरा लेकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन जादूगरनी ने सेजल को पिंजरा ले जाते हुए देख लिया। बदमाश लड़की, मेरा पिंजरा मुझे वापस कर दे। कहाँ भाग रही है? रुक जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर सेजल नहीं रुकी और वो भागते भागते उसी केले के पेड़ के नीचे पहुंच गई। सेजल ने तुरंत पिंजरा खोला और चिड़िया को आजाद कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे जादूगरनी की कैद से आजाद कर दिया। पर तुम हम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? क्योंकि मैं असल में एक वन परी हूँ। जादूगरनी ने काले जादू से मुझे एक चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया था। अब आप आजाद हो गई हैं, तो आप अपने असली रूप में वापस आ जाओ। जब तक मेरे ऊपर किया गया काला जादू नष्ट नहीं होता, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। कौन सा तरीका है काले जादू को नष्ट करने का? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगी। चिड़िया ने सेजल को काला जादू को नष्ट करने का तरीका बताया। इतने में जादूगरनी भी वहाँ पहुँच गई। ये देख सेजल बोली, तुम जल्दी से केले के पत्तों के पीछे छुप जाओ, वरना वो तुम्हें दोबारा से पिंजरे में कैद कर देगी। चिड़िया तुरंत ही केले के पत्तों के पीछे छिप गई। लड़की, तूने अच्छा नहीं किया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने कितनी मुश्किल से वन परी को चिड़िया बनाकर इस पिंजरे में कैद किया था। जल्दी बता चिड़िया कहाँ गई, वरना तुझे पत्थर का बना दूंगी। तू मुझे पत्थर का बना देगी? शक्ल से तो जादूगरनी कम नौटंकी वाली ज्यादा लग रही है। तू जानती नहीं है मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को राख बना सकती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ तू कितनी बड़ी जादूगरनी है। पहले जरा इस पत्थर को आईना बनाकर तो दिखा। जादूगरनी ने गुस्से से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जमीन पर पड़े पत्थर को पल भर में आईने में बदल दिया। देखा तूने? तुझे और कोई सबूत चाहिए? देखी मेरी जादुई शक्ति। ऐसा छोटा मोटा जादू तो मेले में मामूली जादूगर भी दिखा देते हैं। मैं तो तुम्हें तभी मानूंगी जब तुम इस आईने को कबूतर बना दोगी। जादूगरनी ने गुस्से में आकर आईने की तरफ घड़ी घुमाई। उस आईने में जादूगरनी की छवि दिखाई दे रही थी और घड़ी घुमाते ही जादू आईने से टकराकर जादूगरनी के ऊपर पड़ गया, जिससे वो जादूगरनी खुद कबूतर में बदल गई। तभी सेजल ने बड़ी ही फुर्ती से कबूतर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। जादूगरनी की जादुई छड़ी को तोड़ दिया। जादुई छड़ी टूटते ही वन परी भी अपने असली रूप में लौट आई। अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से जादूगरनी को हरा दिया। आज तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। इसलिए तुम मुझे अपनी कोई एक इच्छा बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास एक भी गाउन नहीं है, मुझे भी जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जाना है। बस तुम्हें गाउन चाहिए? अभी रुको। ये कहते हुए वन परी ने चुटकी बजाई और केले के पत्तों से बना हुआ सुंदर सा गाउन देते हुए बोली, ये गाउन खास केले के पत्तों से बनाया है। बारिश हो या धूप तुम्हें हर मौसम से बचाएगी। और ये ऐसा वैसा गाउन नहीं, बल्कि जादुई गाउन है। जो भी तुम्हें इस गाउन में देखेगा वो तुमसे दोस्ती करना चाहेगा और तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी तुमसे अच्छा बर्ताव करने लगेंगी। इतना ही नहीं, ये गाउन तुम्हारी हर काम में मदद भी करेगा। केले के पत्ते का गाउन सेजल को देखकर वन परी अदृश्य हो गई। वहीं सेजल भी केले के पत्तों से बना हुआ गाउन देखकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, गाउन तो बहुत ही सुंदर है। अब मैं भी जन्मदिन की पार्टी में जाऊंगी। सेजल जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। लगता है माँ और राखी महल जाने के लिए निकल गई हैं। अब मुझे भी जल्दी से गाउन पहनकर वहाँ पहुँच जाना चाहिए। सेजल केले के पत्ते का गाउन पहनकर तुरंत तैयार हो गई और महल जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद जब वो महल पहुंची तब पार्टी में मौजूद लड़कियां सेजल को देखते ही बोल पड़ी, अरे ये लड़की कौन है? कितना सुंदर गाउन पहना है इसने। मैंने ऐसा गाउन कभी भी दुकान में नहीं देखा। कौन? वो? अरे ये तो सेजल है। उसका गाउन तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके पास इतना सुंदर गाउन आया कहाँ से? पार्टी में मौजूद राजकुमार कार्तिक ने जब सेजल को देखा वो बोला, माँ वो लड़की कौन है?
मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जो भी है उसने हमारी पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिए। क्या मैं उस लड़की के साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। राजकुमार कार्तिक खुश होते हुए तुरंत सेजल के पास गया। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सेजल ने खुशी से सर हिलाया। फिर दोनों बातें करते हुए एक साथ डांस करने लगे। तभी पार्टी में मौजूद सेजल की सौतेली माँ और राखी उसे देखते ही बोली, कितनी प्यारी लग रही है ना सेजल बिटिया, किसी की नजर ना लगे। माँ सच में सेजल बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सौतेली माँ कामिनी और राखी भी सेजल की तारीफ करने लगी और ये सब जादुई केले के पत्ते की गाउन के जादू से हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सेजल और राजकुमार कार्तिक में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और इस तरह से वो रात सेजल की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। परी की 2 जादुई सिलाई मशीन। एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। सरिता के पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का गुजारा करने के लिए सरिता की माँ लोगों के घर में जाकर बर्तन धोती थी। आर्थिक तंगी होने के कारण उसकी माँ सरिता की हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती थी। सरिता के हाथों में सिलाई करने का हुनर था, लेकिन उसकी माँ उसके हुनर को निखारने के लिए उसे सिलाई मशीन नहीं दे पा रही थी। कुछ दिन और रुक जा बेटी, उसके बाद मैं तेरे लिए दुकान से पुरानी सिलाई मशीन ले आऊंगी। लेकिन पुरानी क्यों, नई क्यों नहीं? ठीक है बेटी, तेरे लिए मैं नई सिलाई मशीन ले आऊंगी। अब तो खुश है ना मेरी बिटिया? लेकिन सरिता ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ उसके लिए सिलाई मशीन नहीं लेकर आएगी, इसलिए वो खुश नहीं होती। सरिता की सहेली काव्या बहुत अकड़ू लड़की थी, लेकिन उसके पिता एक कंपनी के मैनेजर थे, इसलिए काव्या को किसी भी चीज की जरूरत होती तो उसके पिता उसके लिए फौरन ले आते थे। काव्या के पिता उसके लिए कभी भी कोई नई चीज लाते तो वो जाकर अपनी सहेलियों को दिखाती थी और अपने रुतबे का दिखावा करती थी। ये देखो दोस्तों, मेरे पिताजी मेरे लिए नया नेकलेस लेकर आए हैं। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा नेकलेस देखा है? वाह काव्या, तेरा नेकलेस तो बहुत अच्छा है। मेरी माँ के पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक नेकलेस है, लेकिन वो इतना महंगा है, इसलिए वो मुझे कभी पहनने को नहीं देती। हाँ, और बहुत महंगा भी है। क्यों सरिता, क्या तेरी माँ कभी भी तेरे लिए इतना महंगा नेकलेस लाई है? नेकलेस तो दूर की बात है, मुझे पता है तुमने इसे कभी छुआ भी नहीं होगा, क्योंकि इतना महंगा हार पहनने की हैसियत हर एक इंसान की नहीं है। सरिता काव्या की बातों का बुरा नहीं मानती और वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सरिता के पड़ोस में रहने वाली गुड्डी को उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर एक सिलाई मशीन का तोहफा दिया, जिसे देखकर सरिता के मन में फिर से सिलाई मशीन की इच्छा उत्पन्न हुई। सरिता अपनी माँ से कहती है, माँ, पूरे 2 साल हो चुके हैं मुझे आपसे सिलाई मशीन मांगते हुए। आप मुझे सिलाई मशीन कब लाकर दोगे? मेरे अंदर कला है जिसे बाहर निकालना चाहती हूँ और बारीकी से सीखना भी चाहती हूँ। तुमने तो हद कर दी सरिता, तुम्हारे फालतू खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, समझ गई तुम? आज से पहले तुमने कभी भी सिलाई मशीन को छुआ भी नहीं है, तो तुम्हें सिलाई मशीन चलाने कैसे आ सकती है? मैं मानती हूँ कि हमें हर काम आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है, और सिलाई सीखने के लिए तुम्हें किसी टेलर के पास जाना होगा, लेकिन वो सिलाई सिखाने के पैसे लेंगे, वो भी फालतू खर्च ही है। सरिता अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। मेरी हर चीज आपको फालतू ही लगती है। ये कहती हुई सरिता अपने घर से चली जाती है। सरिता अपने गांव की नदी के किनारे बैठकर अपनी माँ की कही हुई बातें सोच रही थी। सरिता बहुत देर से शांत बैठी हुई थी। कुछ देर बाद सरिता के सामने एक परी प्रकट होती है। वो परी सरिता से कहती है, क्या हुआ? मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ, तुम ऐसी ही चुपचाप बैठी हुई हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आप एक परी हो? क्या परियां सच में होती है? हाँ, मैं एक परी हूँ। अब मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? उसके बाद सरिता परी को अपनी उदासी का कारण बताती है। सब सुनने के बाद
परी सरिता को एक सिलाई मशीन देती है। ये सिलाई मशीन जादुई सिलाई मशीन है। अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो ये सिलाई मशीन तुम्हारा साथ जरूर देगी। अब इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। उसके बाद सरिता परी का धन्यवाद करती हुई उस सिलाई मशीन को खुशी खुशी अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर वो उस मशीन और परी के बारे में अपनी माँ को बताती है। सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, मुझे माफ करना बेटी, पर तेरे पिता के गुजरने के बाद मुझे ही घर का सारा खर्चा देखना पड़ता है। ऐसे में मैं तुझे मशीन लाकर नहीं दे सकती थी। भला हो उस परी का जिसने तुम्हें ये मशीन दी। मुझ जैसी गरीब माँ दुआओं से बढ़कर और कोई चीज नहीं दे सकती। क्या हो गया माँ, अब छोड़ो इन बातों को, मैं इस मशीन को चलाकर देखती हूँ। उस दिन सरिता अपने जीवन में पहली बार सिलाई मशीन चलाती है और वो पहली बार में ही बहुत सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर देती है। और इतना ही नहीं, उस गाउन पर अपने आप सुंदर सुंदर मोती और लेस लग जाती है, जो उस गाउन की शोभा को बढ़ा रही थी। उसकी माँ और सरिता को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो गाउन सरिता ने ही सिला है। बेटी, तुमने तो आज पहली बार मशीन चलाई थी और पहली बार में ही इतना सुंदर कपड़ा सिलकर तैयार भी कर दिया। हाँ माँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। लगता है ये सब इस मशीन का कमाल है। परी ने कहा था कि ये जादुई सिलाई मशीन है। अगर मैं इस तरह से कपड़े सिलती रही तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। सही कहा ना माँ? उस दिन के बाद से सरिता के इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिलने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव के सभी लोग सरिता से कपड़े सिलवाने के लिए बेकाबू रहते हैं। जैसे जैसे लोगों को सरिता के कपड़े पसंद आने लगते हैं, लोगों को उससे कपड़े सिलवाकर पहनने की आदत हो जाती है। वह सिलाई मशीन जादुई थी, जिसकी वजह से 1 घंटे का काम 2 मिनट में ही हो जाता था। और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद सरिता और उसकी माँ अमीर बन गए। उन्होंने अपना खुद का एक बड़ा घर बनवा लिया और एक बहुत बड़ी टेलर की दुकान भी खोल ली, जहाँ पर सरिता टेलर बैठा करती थी। वहाँ दूसरी ओर काव्या की माँ भी उसे सरिता की मिसाल देकर समझाती रहती थी। काव्या, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई से मन हट रहा है। तुम्हारे पिता को तो काम से फुर्सत है नहीं, इसलिए तुम्हारी खबर लेने वाला कोई नहीं है। जरा देखो अपने दोस्त सरिता को, पूरे गांव में नाम कमा रही है और अपनी माँ का सहारा बनके उसके लिए पैसे भी कमा रही है। एक समय में वो जमीन पर सोया करती थी, आज उसकी मेहनत रंग लाई। तुम अपने ऐसे दोस्तों से कुछ सीखती क्यों नहीं हो? अपनी माँ के मुँह से सरिता की तारीफ सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये सोचने की बात है कि कल तक जिस लड़की के गले में एक नेकलेस भी नहीं हुआ करता था, आज वो हीरो का हार पहनकर कैसे घूम सकती है। मुझे पता लगाना ही होगा ताकि मैं उस सरिता को नीचा दिखा सकूं। उसके बाद काव्या अपनी सहेली सरिता के पास जाकर उससे कहती है, सरिता मेरी दोस्त, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। शुक्रिया दोस्त, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी तरक्की को कैसे छू रही हो। तुम्हें तो सिलाई मशीन चलानी नहीं आती थी ना? सरिता का मन बहुत साफ था, इसलिए वो अपने दोस्त काव्या को परी और जादुई मशीन के बारे में सब सच सच बता देती है। सब सुनने के बाद काव्या कहती है, अच्छा ठीक है सरिता, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। अभी मुझे एक काम याद आ गया। ऐसा कहती हुई काव्या सीधे नदी के किनारे जाती है। वहाँ जाकर वो चारों ओर पुकारती है, परी परी, कहाँ हो तुम? परी ये सुनकर काव्या के सामने प्रकट होती है। क्या तुमने मुझे याद किया? क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे भी जादुई सिलाई मशीन की जरूरत है। मुझे सिलाई मशीन दे दो। ठीक है, अगर तुम्हारा मन सच्चा रहेगा तो ये सिलाई मशीन तुम्हारा साथ जरूर देगी, लेकिन याद रहे इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर काव्या परी द्वारा दी गई सिलाई मशीन लेकर जल्दबाजी में अपने घर चली गई। इसके बाद काव्या फटाफट उस सिलाई मशीन से सिलाई करती है, लेकिन ऐसा करते ही
काव्या को जोर का झटका लगता है। मुझे इतनी जोर से करंट का झटका कहाँ से लगा? मेरे तो सर के बाल भी जल गए। काव्या की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पहुँचती है। काव्या, ये क्या हुआ तुम्हें? और ये सिलाई मशीन किसकी है? उसके बाद काव्या अपनी माँ को सारी बात बताती है। सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारे किए का नतीजा है काव्या। तुम्हें कह रही हो कि उस परी ने कहा था कि अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो ये सिलाई मशीन तुम्हारा जरूर साथ देगी, लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। ये सिलाई मशीन लेते समय भी तुमने परी से झूठ कहा और मन में सरिता को नीचा दिखाने की भावना भी रखी। अब रोने से क्या फायदा? वो सिलाई मशीन भी जल चुकी है और तुम्हारे बाल भी।